अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं अदारा दानी से आपके लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 4, जिसका नाम है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोनेस। अब देखिए, जैसे कि स्ट्रेस प्रोनेस क्या होगा कि हम जो भी हमारे इन्वायरमेंट से हमारे डेली बेसिस के हसल्स वगैरह, जो भी हमारे हार्डवर्क्स वगैरह हैं, उसमें उस चीज़ों को लेकर जो हमारे अंदर स्ट्रेस बनता है, एक्सपीरियंस जो हम कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी समझ में आएगा। अभी ये मतलब मैंने ओवरव्यू दिया है एक तरीके से। अभी हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा चैप्टर। तो इसमें मतलब इंट्रोडक्शन में हमें शालिनी का इन्होंने एग्जाम्पल मतलब बताया एक तरीके से कि शालिनी वुड फॉल सिक एवरी टाइम शी हैड हर स्कूल एग्जामिनेशन। अब क्या है कि शालिनी क्या करती है, मतलब बीमार हो जाती है हर वक्त अपने एग्जामिनेशन, जो भी इसको स्कूल का एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है, शी वुड प्रिपेयर वेरी हार्ड एंड ट्राई टू लर्न ऑल द रेलिवेंट टॉपिक्स। अब जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स थे उसने पढ़े और अच्छा ट्राई करा कि अपने पेपर में वो बेस्ट दे। बट वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन यू वुड फॉल सिक विद ईदर फीवर और स्टमक अपसेट और सम अदर इलनेस। ठीक है, ये सारी इलनेस उसको हुई एक दिन पहले, अपने एग्ज़ाम से पहले। एज अ रिजल्ट ऑफ विच शी वुड नॉट बी एबल टू आंसर हर एग्जामिनेशन। ऑब्वियस सी बात है भाई, आपके पेट में दर्द रहेगा, आप इल महसूस करोगे, आपका स्टमक सही नहीं है, अपसेट चल रहा है, तो आप तो कॉन्सेंट्रेशन कर ही नहीं पाओगे, है ना। व्हेन अ मेडिकल डॉक्टर वॉज कंसल्टेड द डॉक्टर कुड नॉट फाइंड एनी मेडिकल रीज़न। अब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोल रहा है कि ऐसा तो कोई हमें चीज़ दिख नहीं रही है जिसकी वजह से बीमार पड़ी हैं। ठीक है, शालिनी कज़न हु वॉज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सस्पेक्टेड दैट द रीज़न कुड बी साइकोलॉजिकल रेदर देन फिजियोलॉजिकल। अब शालिनी का जो एक कज़न है वो क्या बता रहा है चेक करके, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, बोला है कि ये साइकोलॉजिकली बीमार है, ना कि फिजियोलॉजिकली। ठीक है, फिजिकली नहीं है ये क्या है, मेंटली इलनेस हो गया इनको। इन मेंटल इलनेस नहीं, नॉट, मतलब कि एक तरीके से क्या है, स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से जो इनका माइंड मतलब जो एक तरीके से वर्क करना चाहिए और मतलब पॉजिटिवली वर्क करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। ओके, एंड दैट शालिनी कुड बी फॉलिंग सिक बिकॉज ऑफ स्ट्रेस दैट शी वॉज एक्सपीरियंस बिफोर द एग्जामिनेशन, जो मैंने आपको बताया। ओके, तो इसी वजह से स्ट्रेस को मैनेज करना और उसके साथ कॉप करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अब यहाँ पे हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस प्रोनेंस को, मतलब जो भी हमारे डेली बेसिस के एक्सपीरियंसेस हमें करवाते हैं। ओके, और स्ट्रेस हम में पैदा होता है, हम उन्हें मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें कैसी कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है वगैरह। तो इसमें क्या करा है कि टाइप ए पर्सनैलिटी को बताया। ठीक है, स्केफर बहुत आपको देखने को मिलेगा, तो इनका तो नाम आपको ये पूरे चैप्टर में यही है, और एक और होंगे, पर ज़्यादातर यही हैं, तो इनको याद रखिएगा आप स्केफर का। ठीक है, तो इन्होंने जो जनरलाइज कराया था हमें 2024 में, इनका जो जनरल था उसमें पेज नंबर 178 में इन्होंने बताया है कि पर्सनैलिटी ए ट्रेट्स कैन बी सेड टू डिटरमाइन ओनली द वे एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स टू स्ट्रेस बट ऑल्सो हाउ ही शी विल कॉप द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मतलब देखिए, जो टाइप ए पर्सनैलिटी है ना, इसमें इन्होंने दो बताई है, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए पर्सनैलिटी क्या है, दे टेक स्ट्रेस क्विकली इन हार्ड टाइम और एनी सिचुएशन। ठीक है, कोई भी अगर सिचुएशन आ गई, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, तो ये क्या करेंगे, स्ट्रेस और ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, है ना। दे लेक कॉम्पिटिटिव दे लाइक कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब कि कॉम्पिटिटिव मतलब कि जीतना है, उसे करना है, ये वाली चीज़ रहती है। ठीक है, दे वॉन्ट परफेक्शन। ओके, दे वॉन्ट अचीव गोल वेरी क्विकली एंड इन लिमिटेड टाइम। वैसे तो होता नहीं है भाई, है ना। एक अच्छी चीज़ है कि आप एक वक्त तक सोचो कि यार मेरे को ये चीज़ कर लेनी है, मगर अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये नहीं कि अपने आप को इतना ज़्यादा कोसें कि बस हम स्ट्रेस, मतलब फिर आइंदा से आने वाली चीज़ों से क्या करें, हम घबराने लग जाए कि अगर मैं नहीं कर पाया, है ना। तो एक ये फोबिया ना हो, मतलब खुद को एक तरीके से कॉप करना आना चाहिए। ठीक, दैट्स वाई दे आर इरिटेटेड, गेट वेरी ईजिली एंड एंग्री एंड हैव नो पेशेंस, मतलब पेशेंस वगैरह नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी एंग्री हो जाएंगे। ओके, ये सारी चीज़ें, मतलब कि एक तरीके से रिजिड कह लो आप, कि एक लिमिटेड टाइम में हर एक चीज़ करनी है, बहुत ज़्यादा जल्दी करनी है, जल्दी रिजल्ट आना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और अगर नहीं आएगा तो क्या होंगे, पैनिक होंगे, एंग्री होंगे, इरिटेशन होगी, ये सारी चीज़। ओके, टाइप बी पर्सनैलिटी क्या है, दे आर रिलैक्स्ड, पेशेंट एंड ईजी गोइंग होते हैं ये लोग। ठीक है, सारी चीज़ों को ना मतलब एकदम हवा नहीं बनाते,
चीज़ों को क्या करते हैं, मतलब समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको जिस तरीके से बताएगी उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, खुद को काम करते हैं, ये सब. They tend to experience less stress because they handle pressure with a lower sense of urgency and less self-imposed conflict. अब देखिए एक तरीके से क्या करेंगे, जब ये स्ट्रेस को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है तो उसको समझेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे. तो इस वजह से क्या होगा, जो इनको सेल्फ इम्पोज कॉन्फ्लिक्ट होता है वो नहीं होगा, वो कम होगा, अगर होगा भी तो ठीक है. लेकिन पर्सनैलिटी एक है, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई. अब ये देखिए जो अडोलसेंस होते हैं, ठीक है, जो टीनेजर होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना. या फिर अभी आप एक छोटे से बच्चे को देख लो, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है. तो उनमें नहीं होता, क्योंकि उनका क्या फ्रंटल लोब जो होता है वो डेवलप नहीं होता, जो कि सिचुएशन को डील करने के लिए होता है. ओके, उन्हें अपनी बात मनवानी होती है. और छोटे बच्चों का तो चलिए छोड़िए, लेकिन अडोलसेंस में बहुत देखने को मिलता है. ओके, बहुत कम होते हैं जो टाइप बी पर्सनैलिटी होते हैं एडोलसेंस में. एंड यहाँ पर अब क्या आ गया है, कुछ कंपोनेंट्स इन्होंने बताए हैं, ठीक है, जो मैंने देखे. मैंने आपको समझाने के लिए टाइप ए एंड टाइप बी बताया, बाकी तो आपको थोड़ा सा ये अगर आप देखना चाहो तो देख लें, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. बाकी लिख तो हम खुद से ही लेते हैं, है ना. अब यहाँ पे इन्होंने ना पर्सनैलिटी टाइप ए की पर्सनैलिटी के कॉम्पोनेंट्स बताए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चाहे तो आप भी लिख सकते हैं ना. कॉम्पोनेंट्स हैं, स्टेटस इनसिक्योरिटी होगी इनमें, ठीक है. दे कंपेयर देयर सेल्व्स टू अदर पर्सन. मतलब इनसिक्योरिटी, अपने स्टेटस को लेकर जब इनसिक्योरिटी है तो जाहिर सी बात है सबको अपने आप से कंपेयर कर रही हैं, है ना, कि यार उसको तो ये आता है, मेरे को तो नहीं आता, यार उसको नहीं आता, देखो मेरे को आता है, मतलब ये वाली चीज़ होगी इनमें. ओके, हैव मोर एक्सपेक्टेशन टू अदर पीपल. अब एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज़्यादा रखेंगे, कुछ थोड़ा सा करेंगे और क्या करेंगे कि सामने वाला तो भाई क्या ही करके दे देना. ओके, दे ऑल्सो हैव एक्सपेक्टेशन देयर ओन सेल्फ एज वेल. अपने आप से भी रहेगी और दूसरों से भी रहेगी, ठीक. ये सारी चीज़ें सेल्फ इनसिक्योरिटी में इन्होंने ये बताया, स्टेटस इनसिक्योरिटी में, सॉरी, ठीक है. अर्जेंसी ऑफ टाइम. अब देखिए ये क्या करेंगे कि दे वांट टू डू वर्क वेरी क्विकली एंड इफ़ दे डिडंट कंप्लीट देयर वर्क दे आर हैविंग स्ट्रेस. अब भाई टाइम पर ख़त्म करना है एकदम. अगर टाइम पर ख़त्म नहीं करा ना तो इट दैट मीन्स कि मैं लूज़र हूँ और मैं अच्छा नहीं कर सकता. ये सारी चीज़ें, डाउट वाली चीज़ें इनमें आनी शुरू हो जाती हैं. ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट पे जाएं. हाँ, तो हाइपर अग्रेसिवनेस होता है इनमें. अब दे हैव नो कंट्रोल देयर इमोशंस. इमोशन पे इनका कंट्रोल नहीं होता. दे माइट बी टॉक्ड रूटली. दे मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड अलोन एंड फील स्ट्रेस अबाउट नो कंट्रीब्यूशन विद अदर्स. अदर पीपल ऑल्सो शो इंटरेस्ट इन देयर काइंड इन दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज. ओके, तो क्या होता है, इमोशंस पे इनके कंट्रोल नहीं होता. अब ये अकेले बैठे रहेंगे तो ये सोचेंगे यार मेरे साथ तो कोई रहता वहता है नहीं, और फिर इन्हें ये भी लगेगा कि यार मैं कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को वगैरह करके, मतलब ख्याली पलाव जैसी थोड़ी सी चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं. ओके, अब फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी क्या होता है कि दे ऑलवेज फील नेगेटिवली टू अदर्स, दैट्स वाई द कैन नॉट बी ट्रस्ट पीपल. अब इनमें ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं कि अब हर चीज़ को क्या करना है. अगर कोई इनमें सुधार का भी बता रहे हैं ना कि यार आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ऐसे कर लेना चाहिए, तो ये वो पर्सपेक्टिव, मतलब वो जो व्यू पॉइंट जो दूसरा इनको दे रहा है, करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी क्या करेंगे, नेगेटिवली लेंगे. इसलिए पीपल में इनका भी ट्रस्ट नहीं होता, ना पीपल इन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. ओके, अब क्या होगा, ड्राइव टूवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन. अब द पर्सन डिस्ट्रॉय देयर लाइफ एंड कैन नॉट बी मेकिंग लाइफ गुड. नो इंट्रैक्शन विद अदर्स. इनका इंट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता. नो इन्जॉयमेंट, नो सेल्फ स्टीम नहीं होता भी है तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है इनमें. ओके, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होता है इनमें लो होता है. लाइफ सेटिस्फैक्शन इनमें लो होता है. ये एक तरीके से ज़्यादातर जॉबलेस देखने को मिलते हैं. इन्होंने तो यही बताया है. ओके, आपको ये सब याद रखना है. अब आ जाते हैं हम अपनी हॉस्टिलिटी पे आ जाते हैं. अब इसमें क्या है, स्केफर ने देखे, स्केफर आ गया दोबारा से यहाँ पर. ओके, 2000 इन्होंने अपने इसमें जनरल में बताया पेज नंबर 194 में कि इन्होंने क्या बताया कि हॉस्टिलिटी क्या है कि वायलेंट बिहेवियर है एक तरीके से. ओके, हर चीज़ को वायलेंटली एक तरीके से जो इनका बिहेवियर होता है वो एग्रेसिवनेस तरीके का होता है. ओके, द गेट एंग्री क्विकली, इमीडिएटली इरिटेटेड, स्मॉल थिंग्स मेक द टू अराउज एंगर. मतलब कि हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. अभी हम पढ़ेंगे परफेक्शनिज्म भी पढ़ेंगे. हॉस्टिलिटी मतलब कि बहुत ही नेगेटिव बिहेवियर रखते हैं ये लोग.
द लॉन्ग टर्म इफेक्ट such hostility is negative as it not only affects one's health but can also affect one's social relationships. अभी हमने पहले ही देखा था कि भाई इनके ज़्यादा जो इनकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होती है, लाइफ सेटिस्फेक्शन होती है, नो इंट्रैक्शन होता है, इन्जॉयमेंट होता नहीं, तो वही सारी चीज़ें हैं इसमें. ओके, देखिए बहुत ही मिला जुला है ये, मतलब ये पूरा चैप्टर है ना, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. तो थोड़ा सा जो आप अगर एग्जाम्पल लिखोगे ना अपने एग्जामिनेशन हॉल में, तो थोड़ा संभल कर लिखिएगा. ओके, अब हम आ जाते हैं परफेक्शनिज्म पर. तो परफेक्शनिज्म ऑफर अंडर एन ऑल और नथिंग. मतलब परफेक्शनिज्म में क्या होगा कि मैं सब करूँगा वरना कुछ नहीं करूँगा, ऐसे वाली चीज़ सिचुएशन है इनकी. ओके, माइंडसेट जो होता है इनका ऐसे होता है कि ऑल और नथिंग. बिकॉज परफेक्शनिज्म इज़ अनअटेंटेबल, दे हैव इन कॉन्स्टेंट फियर एंड फेलियर. अब इनमें क्या दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, फेयर और फेलियर देखने को इनको मिलता है. ओके, चीज़ों को अगर इन्होंने मतलब फेयर में करेंगे और अगर नहीं होगा तो अपने आप को क्या समझेंगे, फेलियर समझेंगे कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता, है ना. लो स्टीम होता है इनमें, लो सेल्फ स्टीम होता है, सॉरी. लीडिंग टू relentless self criticism, chronic worries and an inability to celebrate their actual achievement. अपनी जो अचीवमेंट भी करते हैं ना वो भी ऐसे बोलेंगे, एक्सटर्नल बोल देंगे, इंटरनल कुछ मतलब समझेंगे ही नहीं, बोलेंगे कि ये तो लक था, बाय लक, ये ज़्यादा विश्वास करते हैं. ओके, जैसे कि एक बच्चे का भी यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं. जैसे कि आप अगर आपके घर में नेफ्यू है, नीज है, तो क्या होता है ना कि वो बहुत ही परफेक्शन के साथ कुछ भी चीज़, अगर टॉयज़ भी लगा रहे हैं ना, मतलब लाइन वाइज लगा रहे हैं, तो बस एक भी टॉय इधर से उधर नहीं होना चाहिए. कलर्स अगर लाइन से लगा रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तो ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं. काफ़ी बार मतलब कलरिंग का नहीं बोल रही हूँ मैं, कलर लगाने को, कोई भी चीज़ अगर वो लाइन वाइज लगा रहे हैं, एक पैटर्न में लगा रहे हैं, तो वो पैटर्न में लगना चाहिए. और अगर वो बिगड़ गई ना तो एकदम इरिटेट हो जाएंगे, तो उसे बिखेर देंगे या फिर चिल्लाना या रोना वोना, मतलब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. तो एक ये एग्जाम्पल हो सकता है. ओके, बाकी आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट आई डू शुड बी कैरिड आउट परफेक्टली, नो मिस्टेक शुड बी मेड बाय मी और अदर्स. ठीक है, अदर्स का भी बताया इन्होंने, अपना ही नहीं, दूसरे को भी नहीं करना है कोई भी मिस्टेक. देयर इज़ ऑलवेज अ करेक्ट वे इन विच थिंग्स शुड बी डन. आई एम फेलियर इफ़ आई डोंट डू थिंग्स परफेक्टली. देखिए मैंने बताया जैसे कि, ठीक है, अपने आपको फेलियर वगैरह बोलने लग जाते हैं. इफ़ आई मेक अ मिस्टेक आई एम अ टोटल फेलियर. तो ये सारी, ये देखिए, ये जो पॉइंट्स नहीं है अभी आप लिख सकते हो. ओके, अब प्रोकास्टिनेशन हम समझ लेते हैं. प्रोकास्टिनेशन क्या है? प्रोकास्टिनेशन कैन सिंपली बी डिस्क्राइब एज नॉट डूइंग थिंग्स, एक्टिविटीज़ ऑन टाइम एंड कीप देम फॉर लेटर. मतलब कि कल पर छोड़ देना, कि मैं बाद में करूँगा, जो भी है, मतलब होमवर्क बाद में करूँगा, खाना बाद में खा लूँगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, बाद में करना. ओके, एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन fee not paid in time, delay in submitting an important report and so on. ठीक है, जैसे रिपोर्ट वगैरह कुछ भी चीज़ें करना है ना तो कल पे टालेंगे. प्रोक्रेस्टिनेशन ईदर रिजल्ट फ्रॉम फियर, फॉर इंस्टेंस fear of failure or doing well, or at fear of pain, of intimacy and so on, from laziness. अब फेयर में भी चलते हैं ये कि यार पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ये सब वगैरह, ठीक है, डरते रहना. और लेजीनेस बहुत होती है, कल पे टालना है. ठीक है, दो चीज़ें हैं इनकी. तो ये आप दो चीज़ें आप प्रोक्रेस्टिनेशन में लिख सकते हो. ठीक, अब देखिए, लर्न हेल्पनेस एंड लर्न पेसिमिज्म. अब देखिए इनमें ना दूसरा नाम आ गया अभी, सेलिगमैन आ गया, इन्होंने बताया है. और स्केफर इसमें भी है, ठीक है ना, स्केफर इसमें भी है. तो देन हेल्पनेस क्या है? दिस इज़ द टेंडेंसी टू कंप्लीट गिव अप और फील पावरलेस व्हेन यू फ्रीक्वेंटली फेस स्ट्रेसफुल इवेंट्स दैट यू फील यू कैन नॉट कंट्रोल. मतलब कि इनका क्या सोचना होता है कि मेरे तो चीज़ कोई कंट्रोल में है ही नहीं, है ना, ये तो सब मेरे लिए ऐसे ही लिखा था, ये सब वगैरह. कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन देखकर उसके साथ कॉप करने के बजाय, उसको मैनेज करने के बजाय या उसका सोल्यूशन निकालने के बजाय क्या करेंगे ये लोग? गिव अप कर देंगे, कंप्लीटली गिव अप कर देंगे. बोलेंगे मेरे नसीब में तो यही था, मेरे बस में तो कुछ है नहीं. हाँ, माना कि इंसान के बस में कुछ बहुत सारी चीज़ें कि नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन एक मेहनत होती है, एक कोशिश होती है जो सिर्फ उसके हाथ में होती है. ठीक है,
बाकी नेचर तो हमें देने के लिए बैठा ही है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना, बैठे बैठे चाहेंगे कि यार पानी आ जाए या फिर मेरी कोई अच्छी जॉब लग जाए और मेहनत कुछ कर नहीं रहे हैं ना, घंटा भर ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं रील्स स्क्रॉल करने में, तो वो कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये जो वीडियो बनती है ना, इसमें बहुत मेहनत होती है, सब कुछ बंद करके बनाना पड़ता है, पसीने में बैठना पड़ता है और कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है, गले का बैंड बज जाता है। ओके, तो मेहनत करनी पड़ती है हर एक चीज़ में। ये सब बताने का मतलब यही है कि मेहनत करनी पड़ती है भाई, बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। और अगर आपका कोई भी आसपास नेबर है, फ्रेंड है, तो उसको थोड़ा सा उसको समझाएं। वैसे समझाना भी पता नहीं कैसा होगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि उसको एक पॉजिटिव वे में समझाएं, बताएं और ये सब वाली चीज़ें, ठीक है। वैसे तो साइकोलॉजी ऐसी चीज़ है कि मतलब हर किसी को पढ़नी चाहिए, बहुत ही मज़ा आता है वैसे पढ़ने में तो। हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं, फिर भी मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और ये हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा ही है वगैरह वगैरह। ओके, तो चलिए अपने दोबारा से इस पर आ जाते हैं। अब देखिए, हमने हेल्पनेस तो पढ़ लिया, ठीक है। लर्न पेसिमिज्म मतलब ये क्या होगा, सॉरी मतलब थोड़ा सा मुँह फिसल जा रहा है ज़बान मेरी। लर्न पेसिमिज्म में क्या होगा, दिस इज़ अ स्पेसिफिक हैबिट ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड वेयर यू ऑटोमेटिकली अज्यूम एंड बैड थिंग्स आर योर फॉल्ट। ओके, मतलब आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक आपकी कोई हैबिट है, नहीं सॉरी रुक जाइए, दिस इज़ अ स्पेसिफिक हैबिट ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड वेयर यू ऑटोमेटिकली अज्यूम बैड थिंग्स। मतलब आपके एक थिंग्स है कि हर चीज़ को क्या करना है, नेगेटिवली और अच्छे तरीके से ना देखना वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं ना। एंड योर फॉल्ट विल लास्ट फॉर एवर एंड विल रून एवरीथिंग वाइल अज्यूमिंग गुड थिंग्स आर जस्ट फ्लक। मतलब लक के थ्रू ही मेरे पास हर चीज़ आ रही है। अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली देखना, और कोई चीज़ अगर अच्छी हो गई उनकी लाइफ में तो क्या कहना, ये लक था हमारा, ये तो हमारा लक था, सिर्फ हमारा नसीब था जो कि हमारे नसीब में बना, हमारे नसीब में कुछ था नहीं। ओके, ये ऐसे इनका थोड़ा एटीट्यूड रहता है। अब देखिए इन जो पेसिमिज्म है ना, उसकी 3 इन्होंने क्या बताएं, मतलब कंपोनेंट्स बोल लीजिए या फिर जो भी आप कहना चाहो, कंपोनेंट्स ही कह लो। ओके, पर्सनलाइजेशन इन्होंने कहा है। पर्सनलाइजेशन में क्या है कि यहीं पर रखते हैं, हाँ, इन्होंने क्या कहा कि पर्सनलाइजेशन हु कॉज्ड इट, मतलब कि क्या क्या कॉज था जो कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, इज़ अबाउट वेयर यू प्लेस द ब्लेम व्हेन समथिंग हैपेंस। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को ब्लेम करोगे आपकी लाइफ में, जैसे कि इंटरनल 2 चीज़ों पर है इनका, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल मतलब नॉट स्टडिंग हार्ड इनफ, और एक्सटर्नल अनफेयर इवेल्युएशन। मतलब कि मैं आपको अगर बताऊं तो अपने क्या करना है, अगर इंटरनली कुछ चीज़ इनको ख़राब लग रही है, ठीक है, अच्छी नहीं हुई है, तो क्या करेंगे, अपने आप को ब्लेम करेंगे कि यार मैंने अच्छा नहीं किया, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये सब वगैरह। ओके, एक्सटर्नल में क्या होगा कि ब्लेमिंग आउटसाइड फोर्सेस, मतलब कि अपने इन्वायरमेंट को, अपने सोशलाइजेशन को, अपने मम्मी पापा को या अपने बहन भाई को या अपने फ्रेंड को नुकसान के जो भी नुकसान हुआ है उस पर ब्लेम करना, ठीक है। 2 चीज़ें होती है ये। सॉरी अगर कुछ आपको मतलब डिस्टर्बेंस वाली वॉइसेस आ रही हैं, देखिए मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ, लोग तो ऐसे नहीं होंगे ना, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। अब क्या होगा, परमानेंस। परमानेंस मतलब हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, मतलब कितना लंबा ये चलेगा। ओके, इट्स अबाउट टाइम यू ईदर सी आ सिचुएशन एज परमानेंट, मतलब कि ये तो ऐसी सिचुएशन है चेंज ही नहीं होगी। ओके, अनचेंज और टेम्परेरी, मतलब कि अभी कुछ टाइम के लिए है और फिर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 2 तरह से ये चीज़ें देखते हैं, या तो वो चीज़ अनचेंज है, मतलब कि एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई ऐसी है, हम तो ऐसी ही हैं, हम नहीं बदलने वाले। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो आदत खराब, देखिए मेरे कहना ये है कि देखिए अपने आप को ना चेंज वक्त के साथ साथ करना ज़रूरी है। और कुछ लोग बोलते हैं कि चेंज होना ही नहीं चाहिए इंसान को, नहीं भाई, इंसान अगर ठहरे हुए पानी की तरह हो जाएगा ना तो उसमें आएगी बदबू, ठीक है, और हमें नहीं चाहिए भाई। बहते हुए पानी की तरह रहिए, सबको पिलाते चलिए, मतलब सब मीठा रहिए, बहते चलिए और चीज़ों को समझते चलिए, ये सारी चीज़ें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करना, ये सारी चीज़ें, ऑब्जर्व करना चीज़ों को कि किस तरीके से, कैसे अपने घर में ही देखना, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो बहते हुए पानी की तरह रहिए, ना कि एक जमे हुए पानी की तरह जिसमें बदबू आए। ओके, ये मेरा मानना है, बाकी आप लोग अपना राय देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हैं।
अब यहाँ पे क्या होगा, परवेसिवनेस होगा। अब ये इसका मतलब क्या होगा कि हाउ मच ऑफ माई लाइफ डज इट अफेक्ट, मतलब कि ये जो चीज़ हो रही है मेरी लाइफ को कितना अफेक्ट करेगी। इज़ अबाउट स्पेस एंड स्कोप, यू ईदर सी एन एक्सटेंड एज यूनिवर्सल, मतलब सॉरी इवेंट एज यूनिवर्सल, मतलब कि जो चीज़ है वो क्या है, अफेक्ट कर रही है सारी चीज़ों को, ठीक है, ये यूनिवर्सल है, ठीक, ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है ये सबके साथ होती है। और या फिर स्पेसिफिक कि कन्फाइडेड टू जस्ट वंस एरिया, कि मतलब इसी एरिया में होना था क्या, ये मेरे साथ ही होना था क्या, ये सारी चीज़ें जो हम सुनते भी हैं ना कि ये मेरे साथ ही होना था वगैरह, या फिर यूनिवर्सल के सबके साथ होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं और कितनी लंबी ये चलेंगी, ये सब चीज़। ओके, मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस। अब मॉडरेटर्स क्या हैं? द मॉडरेटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन, मतलब कि ये क्या करता है, ये कौन सा मतलब किन के बीच में आता है ये स्ट्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स, मतलब कि आपका रिस्पॉन्स क्या आता है जो भी आपको स्ट्रेस हुआ है, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई है, ठीक है। These moderators may lead to individual experiencing higher or lower stress। अब यही moderators होते हैं। moderator मतलब क्या, मतलब जैसे कि हमें बताया जाता है ऐसा टीचर कि आपकी जो आवाज़ है ना वो मॉडरेट होनी चाहिए, मतलब कि ना तो ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा भारी, मतलब जहाँ पर हमें अगर ज़ोर देना है ना तो हम उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर देंगे, जैसे मैंने अभी दिया, ठीक है। लेकिन अगर किसी बात को आराम से कहना तो वो कह देंगे, जैसे मैंने अभी कहा। ओके, तो ये सारी चीज़ होती है कि ना तो ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा। ओके, ये सारी चीज़। और ये क्या करती है, हमारे स्ट्रेस हमें कैसा एक्सपीरियंस कराती है, तो हायर स्ट्रेस फील कराएगा या फिर लो। अब यहाँ पे रोथर, अब ये देखिए तीसरे हैं ये, रोथर ने कहा है इन 1954 LOC के बारे में इन्होंने बताया है। द रिलेशनशिप क्या है, द रिलेशनशिप हैज़ बीन LOC एंड स्ट्रेस and it was found that individual with internal locus of control display better physical and psychological well-being. Individual with internal locus or control perceive stressful situation as challenge and not as a threat, and thus are in a position to deal with stress in a better way. अब देखिए ये जो एलो वैसे तो इसका ज़्यादा वो है नहीं, पर फिर भी इन्होंने क्या बताया कि रिलेशनशिप बताया कि LOC जो है वो स्ट्रेस के साथ, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे कि लोकस कंट्रोल इन कॉन्सेप्ट दैट वाज प्रपोज बाय रोथर, ठीक है, एंड एक्सप्लेन्ड एज द बिलीफ सिस्टम पोजेसिव बाय द इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू वेदर द आउटकम ऑफ हिज हर एक्शन कैन बी एट्रीब्यूट टू हिज हर ओन एक्शन टू और इवेंट, मतलब कि वो जो भी इंसान है, ठीक है, उसके ही एक्शन किस तरीके से उस पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह जो भी है उसके एक्शन पे किस तरीके से प्रभाव डालता है, इवेंट पर प्रभाव डालता है, ऑब्जेक्ट पीपल और आउटसाइड हिज और कंट्रोल। द इंडिविजुअल कुड ईदर हैव एन इंटरनल कंट्रोल मतलब कि चीज़ों को रोकना, मतलब अपने आप को तो रोक सकता है ना, बाहर की चीज़ों को, तो एक्सटर्नल चीज़ों को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। और एंड द एक्सटर्नल कंट्रोल ओरिएंटेशन, मतलब जहाँ पर उसको लगेगा कि उसको बोलना चाहिए या उसको कोई चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे चीज़ें बाहर की कंट्रोल हों तो वो करेगा। दैट इंडिविजुअल कुड, हाँ, तो ये रिलेशनशिप मतलब कि एक तरीके से एक्सटर्नल इंटरनल का इन्होंने बताया। देखिए ये जो चीज़ है ना ये आप खुद पढ़ेंगे, ओके, ये आपकी एक जिम्मेदारी मैंने दे दी है ओके, क्योंकि ये देखिए मेरा जो पेज था मैंने जिस पर समरी लिखी थी वो नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं चाह रही कि मैं कुछ आपको अलग पढ़ाऊँ और फिर आपको लगे कि यार ये सही नहीं है। ओके, तो ये आप खुद पढ़ेंगे। LOC बहुत ही बढ़िया है, मॉडरेटर है। अब हार्डीनेस का पढ़ लेते हैं, ये 3 कंपोनेंट्स पर होता है। ओके, 3 C's पर होगा ये, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, मतलब कि चीज़ों को क्या करेगा, या तो जो कमिटमेंट करिए भाई उसको पूरा करना है, ठीक है, और कमिटमेंट पूरा करने के लिए अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो कि उन्हें जो एक चैलेंज होता है उसको पूरा करने के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। मतलब इंडिविजुअल हैव हायर हार्डीनेस आर ऑप्टिमिस्टिक एंड दे सी अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। मतलब ये नहीं होगा कि उन्होंने नेगेटिव ले लिया, अगर उनके सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई तो उन्होंने नेगेटिवली ले लिया कि यार ये तो अच्छे से कराया, मतलब क्यों आ गई सिचुएशन, मतलब ब्लेमिंग नहीं करते हैं ये लोग, ये क्या समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी समझते हैं, नहीं भाई अब तो करेंगे। जैसे अगर क्लास में अगर आपकी जैसे कि प्रेजेंटेशन किसी की हो रही है और कोई आपसे अचानक से क्वेश्चन पूछ ले और आपको नहीं आता,
तो आप थोड़ा सा ना काम करोगे, उस क्वेश्चन को ध्यान दोगे, कुछ ना कुछ आप मतलब बोलने की कोशिश करोगे, उस सिचुएशन को डील करने की कोशिश करोगे, समझोगे कि नहीं ग्रो है। और अगर आप नहीं भी देते हो तब भी आप सीखोगे। आप नेगेटिव नहीं लोगे कि यार मेरी बेइज्जती होगी, मैंने तो आंसर नहीं करना, नहीं, आप समझोगे, आप बोलोगे कि ठीक है, अपने आप को समझाओगे, भले ही बाहर लोग कुछ भी कह रहे हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। बाकी देखिए ऊपर वाला आप देख लीजिएगा, माफ़ करिएगा मैं इसको थोड़ा सा देख नहीं पाई हूँ, पर उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, अब मैं आपको बस ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ा सकती ना, जो गलत हो जाएगा। मेरे साथ भी मतलब मेरी मतलब जो मेरा विश्वास है अंदर का, उसके साथ भी और आपके साथ भी। ओके, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, पर अभी वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, वो पेज मेरे पास है नहीं उसका, जो मतलब मैं अपनी समरी बनाती हूँ या फिर जो भी मतलब मैं लिखती हूँ। ओके, सोशल सपोर्ट, अब इनका क्या होगा, सोशल सपोर्ट कैन बी एन इन्फॉर्म, मतलब क्या होगा कि इनका जो सोशल सपोर्ट है, या तो इनको एक इन्फॉर्मेशन देगा, मटेरियल गिफ्ट देगा, और इमोशनल ही इनको क्या करेगा, मतलब एक तरीके से सपोर्ट करेगा। अब सोशल सपोर्ट में यही तो चीज़ें आती हैं, या तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है, आपको कोई मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, या फिर आपको एक इमोशनली जो होता है वो सपोर्ट किया जाता है। ओके, ये सब चीज़ें। द सोशल सपोर्ट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ मटेरियल गिफ्ट्स, जैसे कि मैंने बताया, फाइनेंस, फूड एंड सो ऑन, और इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी मैंने आपको बताया, मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको दी जाएगी, ओपिनियन एंड स्ट्रेटजीज। सोशल सपोर्ट कैन ऑल्सो बी इमोशनली नेचर, जो मैंने आपको बता रखा है। ओके मतलब बता दिया है। अब ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म क्या है कि ऑप्टिमिज्म क्या है, द एबिलिटी टू डील विद द प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आपको उसको किस तरीके से मैनेज करते हो, कॉप करते हो, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, पेसिमिज्म क्या होगा कि टेक स्ट्रेसफुल सिचुएशन पॉजिटिवली, सॉरी ये ऑप्टिमिज्म ही आएगा कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी क्या करना है, पॉजिटिवली लेना है। और पेसिमिज्म में क्या होगा कि इन द अपोजिट दे टेक ऑल द थिंग्स यूनिवर्सल, नेगेटिव, इंटरनल और बैड, मतलब कि सारी चीज़ों को क्या करना है, इन्होंने नेगेटिव ही लेना है। यूनिवर्सल समझना है कि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, नेगेटिव लेना है, इंटरनल लेना है, और बैड मतलब बुरा समझना है, बस। ठीक है, बस इसमें यही था। जेंडर एंड कल्चर, देखिए जेंडर हमें किस तरीके से एक तरीके से क्या करता है, सेफ फील कराते हैं या अच्छा महसूस कराता है, ये सब है। और कल्चर हमें क्या क्या चीज़ें देता है जिसकी वजह से हमें ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस आउट करनी पड़ती है, या फिर उसके साथ कॉप करना पड़ जाता है। ठीक है, और ये भी देखा जाता है ना, जैसे कि कल्चर में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम बाहर की लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश है, ठीक है, अब हमारे इंडिया में ही बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो या तो जैसे कि हम जो नॉर्मल लैंग्वेज बोल लेते हैं वो नहीं आ पाती, अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, नहीं सीखते, ठीक है, उनको नहीं लगता इम्पॉर्टेंट, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं कल्चर भी बैरियर बन जाता है। लेकिन कल्चर को ना देते हुए अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब लेकिन इन्होंने फिर भी अगर बताया तो आप लिख लीजिएगा पेपर में, ठीक है। बाकी हमारा 4th चैप्टर पूरा हो गया, मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करी थी इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस एक मेरा रह गया, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। बाकी बस यही सारा चैप्टर में था, और कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो या आपको लग रहा हो कि जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आपका एक कमेंट बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मतलब वो करता है, क्या बोलते हैं, मोटिवेट करता है कि मैं और भी वीडियोस बनाते रहूँ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।